नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज़ और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मुस्लिम युवक ने दूसरे की पत्नी को फंसाया, पत्नी के तनाव में युवक ने खाया जहर। इंदौर में कार्टूनिस्ट पर हुई कार्रवाई, सोशल मीडिया पर शेयर किया कार्टून। स्वयंसेवक संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बना कार्टून। शहर में शूटिंग एकेडमी के ट्रेनर ने की घिनौनी हरकत, पुलिस ने की कार्रवाई। नाबालिग बच्ची ने परिजनों के साथ थाने में कराई शिकायत दर्ज। इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने पौधारोपण अभियान को लेकर ली बैठक, अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के मौसम में करवाएं पौधारोपण। इंदौर में हेड कांस्टेबल द्वारा सरकारी क्वार्टर में की गई खुदकुशी, पुलिस जांच में जुटी। मानसिक तनाव की बात सामने आ रही है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की छापामार कार्रवाई, इंडियन भारत और बीपीसीएल की 16 घरेलू गैस टंकी जब्त। इंदौर के व्यापारी नहीं बेचेंगे चीन और बांग्लादेश के कपड़े, व्यापारियों ने लिया संकल्प। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले दिनेश मिश्रा को गंभीर हालत में परिजन निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। दिनेश ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। दिनेश उसकी पत्नी से परेशान था। उसने एक नोट और वीडियो बनाकर इसका खुलासा किया। दिनेश ने अपने नोट और वीडियो में आरोप लगाया कि उसकी पत्नी दीपिका उससे शादी के बाद से ही धोखा दे रही है और वह जिस जिम में जाती थी वहीं पर आने वाले मुस्लिम युवक मकसूद खान ने लफ्जियात में उसकी पत्नी को फंसा लिया था। इसके बाद लफ्जियात का शिकार पत्नी अपने पति दिनेश के पीठ पीछे उस मुस्लिम युवक से न केवल मिलती थी बल्कि उससे पैसे भी देती थी। इसके कई सबूत उसके पास होने का दावा दिनेश ने किया है। कई बार तो ऑनलाइन पेमेंट भी करना बताया गया है। एक्सटेंशन फिलहाल घायल का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस अब घायल के बयान और वीडियो के आधार और नोट के आधार पर जांच में जुटी हुई है। मेरा नाम दिनेश राजेश नारायण मिश्रा है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरी शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं। मेरा एक बेटा 8 वर्ष का है और एक 19 मई को 6 वर्ष का हो गया। जिंदगी हमारी ठीक चल रही थी। दीपिका ने कई बार बहुत गलतियां की हैं, लेकिन ठीक है, सब छोटा समझ के हर बार माफ किया कि हाँ ठीक है, आगे से मत करना। लेकिन इस बार की जो गलती है, उस समय किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखने को मिलेगा। 2024 अक्टूबर में दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ मैंने मेरे पापा को खो दिया और आज मैंने पिछले 2.5 महीने से चल रहे मेरी पत्नी के अफेयर एक जिहादी मोहम्मद मकसूद खान के साथ पकड़े। उसको मैंने दुनिया की हर खुशी दी, मेरी औकात से ज़्यादा और एक आम मर्द की औकात से ज़्यादा हर खुशी। हमेशा जो पैसे चाहिए, तुझे जो चाहिए तू वो कर, लेकिन तू खुश रहे। मैंने हर चीज़ दी और मेरे को धोखा मिला। आज दीपिका का 2.5 महीने से मेरे साथ में बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं है। हमेशा हम जब भी घर से नहा के निकलता था तो वो अपने हाथों से ही मुझे मुँह पे क्रीम और हाथों में लोशन लगाया करती थी, लेकिन 2.5 महीने से उसको मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट 2.5 मंथ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारी ज़िंदगी में। मुझसे वो दूरियां बनाने लगी।
यहाँ तक कि अगर मैं 2 बजे भी घर से निकल रहा हूँ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस आदमी ने पानी पिया है कि नहीं पिया है। महीने के 30 दिन में 29 दिन खाना नहीं मिलता था, लेकिन सोचता था छोड़ो, बाहर खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन सब छोटी गलतियां थी, सब छोटी गलतियां थी। लेकिन आज जो किया मैं और नहीं जी पाऊंगा। पिछले 6 से 7 दिन से खाना देख के पेट भर जाता है। दिन भर बोलता हूँ, गला सूखता है, लेकिन पानी पीने की इच्छा नहीं करती है। रात में सोने की कोशिश करता हूँ, आंखें नहीं चिपकती, नींद नहीं आती, सिर्फ दिन रात ढूंढता रहता हूँ। लेकिन पिछले 7 दिनों में मैंने इतना एविडेंस कर दिए कि हजारों गलतियां दुनिया को गलत ही दिखेगी। अरे मैंने तो इतना प्यार किया, दीपिका की आत्मा जानती है, उसका दिल जानता है। मेरे लिए वो महत्वपूर्ण थी। आज मैं उत्तर प्रदेश गया था, वहां से मैं लखनऊ गया सिर्फ इसलिए कि खुश हो जाएगी। उसके लिए मैं दो लहंगे लेकर आया। वो खुशी से झूम भी उठी थी, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से लखनऊ सिर्फ उसके लिए लहंगे लेने गया था ताकि वो खुश हो जाए। वो जब मैं वापस आया तो वो खुशी से झूम उठी थी, लेकिन मैंने बाद में घर के CCTV फुटेज देखे तो उस रात को भी मुझे धोखा मिला। रात को 3 बजे CCTV में ये रेडी होकर कहीं निकल गई थी। रात को हफ्ते में 3 बार मेरा घर आना नहीं होता था। तो ये मेरा रूम है, सबसे कॉर्नर पे है, 2nd फ्लोर पे मेरे घर में। वो फर्स्ट गेट है। मैं वीक में 3 दिन घर नहीं आता था। वो लेडीज उस फर्स्ट गेट को बंद करके लिपस्टिक लगा के उस मकसूद खान जिहादी को वीडियो कॉल पे रात भर बात करती थी। मेरे मरने का कारण मोहम्मद मकसूद खान, एक जिहादी जिसने एक बार और एक केस किया है एक हिंदू लड़की के साथ MIG थाने में, लेकिन इंटरनली राजीनामा होने के कारण पक्की रिपोर्ट नहीं हुई और केस खत्म हो गया था। लेकिन इस बार बता दें, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह द्वारा बताया गया कि सोशल मीडिया पर कार्टूनिस्ट हेमंत मालविया द्वारा सोशल मीडिया पर RSS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए कार्टून प्रदर्शित किया गया था और उसके बाद कार्टून बनाने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी उसे शेयर कर दिया गया, जिसके बाद पूरे मामले में भावना आहत होने और तमाम बातों के आधार पर लसूड़िया थाने पर कार्टूनिस्ट हेमंत मालविया के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस हेमंत मालविया से तमाम पहलुओं पर पूछताछ कर रही है। देखिए, कार्टूनिस्ट है हेमंत मालवी, इन्होंने फेसबुक पे एक कार्टून पोस्ट किया है जिसमें आपत्तिजनक उन्होंने पोस्ट डाले हैं और जिसमें संघ और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने आपत्तिजनक कार्टून बनाए हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए संज्ञान में लिया गया है और इसमें FIR दर्ज कर ली गई है IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में और शीघ्र ही इनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कार्टून इन्होंने आपत्तिजनक बनाए थे और जिस पे जो फरियादी हैं उन्होंने आपत्ति व्यक्त की है और इसे प्रथम दृष्टया
संज्ञेय अपराध मानते हुए आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह द्वारा बताया गया कि शूटिंग एकेडमी में शूटिंग की ट्रेनिंग देने वाले मोहसिन खान नामक व्यक्ति पर प्रकरण दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि 2023 में यह घटना घटित हुई थी, जिस पर नाबालिग बच्ची ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट सहित छेड़छाड़ और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के साथ ही जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, ये ड्रीम ओलंपिक एकेडमी जो राइफल शूटिंग एकेडमी है, वहाँ से जुड़े हुए ट्रेनर हैं मोहसिन, जो महू के रहने वाले हैं, जिसमें एक नाबालिग बच्ची की शिकायत पे बैट टच की शिकायत पर इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। और भी जो बच्चियाँ वहाँ पर शूटिंग ट्रेनिंग के लिए आती हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और निश्चित तौर पे इसमें सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल की तलाशी की कुछ ऐसे आपत्ति है? नहीं, मोबाइल की इनकी तलाशी में कुछ नहीं मिला है। फरियादिया जो बच्ची है उसने कुछ वीडियो फुटेज दिए हैं, रिकॉर्डिंग दी है, फ़ोटो दी है, जिसको हम साक्ष्य के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं, उसको डायरी में संलग्न कर रहे हैं और उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। भोपाल लव जिहाद से जुड़ा जा रहा है मामले को? वो पूरी तरीके से मैं इसको गलत कहूँगा, क्योंकि वहाँ से और यहाँ से कोई सरोकार नहीं है। इस पे बैड टच का मामला है। ये पॉक्सो एक्ट की धारा और छेड़खानी की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है और किन परिस्थितियों में हुआ है, कब से कर रहा है, ये हमारी जांच का विषय है। गिरफ्तारी हो गई है। इंदौर कलेक्टर ने बताया कि नई कॉलोनियों में पौधारोपण किया जाएगा और इसमें एनजीओ और संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा नदी नालों के पास अतिक्रमण हटाकर पौधारोपण किया जाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर ने उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि इसमें हर आम जन को जन भागीदारी लेना चाहिए और प्रतिनिधियों से भी चर्चा की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि उधर पौधारोपण को लेकर एक अभियान भी चलाया जाएगा। अभियान इंदौर को हरा भरा और स्वच्छ बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए, चूंकि बहुत जल्दी ही मानसून शुरू होने वाला है और जो वृक्षारोपण का समय है, उपयुक्त समय वो वही रहता है, इसीलिए हम लोगों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और भविष्य में जनप्रतिनिधियों के साथ में भी बैठकर इस पूरे प्लान को फाइनल करेंगे। आज जो प्रारंभिक हमारी चर्चा हुई है उसमें जो हम लोगों ने अपने लिए डिसाइड किया है कि लगभग 20 लाख के आसपास पौधे जो है वो हमारे इस बार प्लांट किए जाएंगे। उसमें से लगभग आधा जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, वन विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा आईडीए के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा और अन्य जो विभाग हैं उनके सबके द्वारा ये संख्या बताई गई है और अभी तक की जो हमारे पास संख्या आई है कि 20 लाख के आसपास पौधे के लिए हमारी जगहों का चिन्हांकन हो गया है। इसके साथ साथ जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए अन्य भी हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने कुछ फैसले लिए हैं। सबसे पहले तो जितनी भी, चूँकि बड़ी संख्या में इंदौर और उसके आसपास कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, तो जनरली ये देखा जाता है कि जो 10% ओपन एरिया छोड़ना होता है उसमें केवल और केवल घास या फिर जो डेकोरेटिव प्लांट है वो लगा दिए जाते हैं। कभी भी सघन वृक्षारोपण जो है वो नहीं किया जाता है। तो हम लोग इसको मैंडेटरी कर रहे हैं कि कम से कम जो कॉलोनी का 2.5% का जो एरिया है, 2.5% एरिया है, उस पर जो वृक्षारोपण है वो सघन और जो पेड़ हैं प्रॉपर वो होने चाहिए, न कि केवल घास या डेकोरेटिव प्लांट्स होने चाहिए। तो मेरा मानना है कि इस कदम से बहुत बड़ी संख्या में जनभागीदारी से वृक्षारोपण संभव होगा और जो कॉलोनियाँ विकसित होंगी भविष्य में इंदौर की, वो बहुत ही ग्रीन विकसित होंगी। अभी ही जितनी हम लोगों ने डेवलपमेंट परमिशंस दे दी हैं, विकास अनुज्ञा दे दी हैं, उनके लिए भी ये नियम लागू होगा। जब वो कंप्लीशन के लिए आएंगे उससे पहले उनको 2.5% हमको अनिवार्य होगा कि वो लोग वृक्षारोपण करके आएँ और भविष्य में जितनी भी कॉलोनी विकास की अनुज्ञा जारी होंगी उनमें भी ये शर्त लगाई जाएगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो हमारी कान और सरस्वती रिवर है उसका पूरा सर्वे कराया है। उस सर्वे में 30 मीटर के अंदर जितनी भी शासकीय जमीन आ रही है और अभी खुली पड़ी हुई है उस पर भी वृक्षारोपण कराया जाएगा। वो भी हमारे पास में आंकड़े आ गए हैं कि कहाँ कहाँ पर ज़मीन खाली पड़ी है। इसके साथ साथ जनभागीदारी बढ़ाने हेतु कई संस्थाएँ और व्यक्ति प्लांटेशन करना चाहते हैं, लेकिन ज़मीन उपलब्ध नहीं होती है जहाँ पर वो प्लांटेशन कर सकें। इसके लिए जो नगर निगम का 311 ऐप है उस पर हम कुछ
जो हमारी ग्रीन बेल्ट की ज़मीनें हैं उनकी सूची भी अपलोड करेंगे। वहाँ पर नगर निगम के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति या संस्था चाहे तो नगर निगम का सहयोग करके प्लांटेशन के लिए, चाहे वो प्लांट वो लाना चाहें या स्वयं अपना परिश्रम के माध्यम से अपना योगदान देना चाहें, श्रम के माध्यम से योगदान देना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। इन माध्यमों से हम लोग जनभागीदारी भी बढ़ाएंगे और अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है 20 लाख कम से कम पेड़ हम लोग इस साल लगाए। पब्लिक से किस तरह की अपील करेंगे सर? और देखिए, आपके माध्यम से जनता से मैं यही अपील करूंगा कि सबसे पहले तो पूर्व के वर्षों में हमने जो प्लांटेशन किए हैं, वृक्षारोपण किए हैं, उनके सर्वाइवल के लिए अवश्य प्रयास करें, क्योंकि न केवल पौधे लगाना हमारा लक्ष्य है बल्कि पौधे जीवित रहें और बड़े हों, ये उससे अधिक ज़रूरी है। तो पूर्व में जो वृक्षारोपण हमारे हुए हैं और कई सारी संस्थाओं के माध्यम से हुए हैं, तो कृपया उनका ध्यान अवश्य रखें। इसके अलावा अपने आसपास अपनी कॉलोनी में या अगर पार्क भी है, वहाँ पर थोड़ी खुली जगह पड़ी है जहाँ पर वृक्षारोपण हो सकता है, जो भी अनयूज जगह है, तो वहाँ पर भी हम लोग वृक्षारोपण करें। और जो हमारे अभियान ये चलेंगे जिसमें 311 पे भी हम लोग इस प्रकार की ग्रीन बेल्ट की ज़मीनों की सूची देंगे, तो वहाँ पर भी वृक्षारोपण में ज़रूर भाग लें। तो 2 दिन पहले पेटा करने चालानी कार्रवाई तो करवा दी, ताकि कार्रवाई धीमी हो गई है, तो पुलिस वाले चालान काट रहे हैं। देखिए, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जो चालानी कार्रवाई है वो हमारी आगे भी चलती रहेगी, और जो हमारा स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो ITMS का सिस्टम है उसके माध्यम से चालान पे हम लोग अधिक वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो फुटपाथों पे अतिक्रमण और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है, वहाँ पर भी हमारी टीम आगे काम करती रहे। निश्चित रूप से बीच में नगर निगम के स्वच्छता सर्वेक्षण के कारण थोड़ी प्रगति हमारी धीमी पड़ी थी, लेकिन हम लोग इसको पुनः चालू करें। शहर के MIC थाना क्षेत्र स्थित सरकारी क्वार्टर में रहने वाले हेड कांस्टेबल विनोद यादव द्वारा अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की गई। पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि प्राथमिक रूप से मर्ग कायम की गई है, जांच पड़ताल की जा रही है, तो वहीं तनाव की बात भी सामने आ रही है। लेकिन पुलिस उनके मोबाइल और अन्य सबूत के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही मौके पर पहुंची स्पेशल टीम ने भी जांच पड़ताल की। घटना के वक्त मृतक पुलिसकर्मी की पत्नी और बच्चे मायके गए हुए थे। एक दुखद घटना है। विनोद यादव नाम के एक हेड कांस्टेबल ने सुसाइड किया है और तत्काल मर्ग कायम कर लिया गया है, पोस्टमार्टम भी करवा लिया गया है। सारे पक्षों की जांच की जा रही, पड़ोस में रहने वालों से भी पूछताछ की जा रही। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। वो जांच का विषय है, जांच में जो तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं मिला। इंदौर में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नीतीश पिता मोहन लाल के गोदाम से इंडियन भारत और BPCL की 16 घरेलू गैस टंकियों को जब्त किया है। आरोप है कि नीतीश घरेलू एवं व्यावसायिक गैस टंकियों की कालाबाजारी कर रहा था। यह कार्रवाई चोइथराम चौराहे के पास की गई। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी मोहनलाल मारू ने बताया कि इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि कालाबाजारी के सिलेंडर से बचे और अपना कनेक्शन नजदीकी दुकान पर जाकर बनाएं, ताकि कालाबाजारी को बढ़ावा न मिले। इस कार्रवाई से साफ है कि प्रशासन कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों को भी चाहिए कि वे कालाबाजारी के सिलेंडरों का उपयोग न करें और प्रशासन की इस कार्रवाई में सहयोग करें। सर, खाद्य विभाग की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर आशीष सिंह साहब के निर्देश पर लगातार गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण, परिवहन, बिक्री या रिफिल इस टाइप के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आज टीम ने रेकी करके पवन पुत्र नगर राजीव गांधी चौराहे पे मोहन पाटीदार का एक गोडाउन बना रखा। उन्होंने वहाँ पे 16 सिलेंडर टीम ने जब्त किए हैं और ये पाया गया है कि विभिन्न हॉकर से IOC, BPC, HPCL विभिन्न हॉकर से 950 में सिलेंडर लेकर वहाँ पे भंडारण करते हैं और वहाँ से स्टूडेंट और बाकी लोगों को 1000 रुपये में वो सिलेंडर कालाबाजारी में बेचते हैं। तो टीम ने वहाँ पे वो 16 सिलेंडर जब्त करके मोहन पाटीदार में प्रकरण पंजीबद्ध किया और गोडाउन सील कर दिया है। और किस किस एजेंसी के हॉकर देते हैं उसके लिए टीम जांच अभी कर रही है। तो एजेंसी में कोई कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से अगर किसी एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट है, किसी हॉकर का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अभी गैस रिफिल में भी एक एजेंसी के हॉकर, जो एजेंसी को पता नहीं था, वे भी इन्वॉल्व थे, उन पर भी FIR के लिए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। तो अगर कोई इस प्रकार की अवैध गतिविधि में कोई भी संलिप्त है तो धारा 3(7) में उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। अभी टीम वहीं पे है, जांच कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 4-6 महीने से वहाँ पे कारोबार हो रहा था और अभी लगभग 10-15 दिन से टीम ने वहाँ पे रेकी किया है
और आपके माध्यम से ये अपील करते हैं कि मीडिया के हमारे प्रबुद्ध पत्रकार गणों से, आम जनता से, कि इस प्रकार का कहीं अवैध गोडाउन किसी ने बना रखा रिहायशी इलाके में तो वो जन स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है और कालाबाजारी भी लोग उसमें करते हैं। तो बीच में एक दलाल के रूप में लोग सिलेंडर देते हैं। एजेंसी पर आप अपना पंजीयन कराएं, आप गैस कनेक्शन ले और अपना विधिवत जो रेट है उस पर अपना सिलेंडर प्राप्त करें। आपको सुविधा भी रहेगी और इस प्रकार की कालाबाजारी वालों पर कहीं ना कहीं उन पर अंकुश लगने के साथ ऐसे अवैध कारोबार पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। दरअसल दंड की राशि भारतीय सेना के चरणों में समर्पित की जाएगी। बुधवार को व्यापारियों ने चीन और बांग्लादेश के कपड़ों का बहिष्कार करने का संकल्प हनुमान जी को साक्षी मानकर लिया। एसोसिएशन के निर्णय के बाद जो चीन की एसेसरीज, कपड़ा एवं अन्य मटेरियल को नष्ट किया जाएगा। दुकानदार के पास चीन बांग्लादेश के कपड़ों की बिक्री पाई जाती है तो एसोसिएशन की कमेटी उस दुकानदार पर 1,11,1100 रुपए का अर्थदंड करेगी। दंड की राशि भारतीय सेना को सौंपी जाएगी। इस अभियान को लेकर इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन, राजेश जैन, पवन पवार, मिलन जैन, दीपक परमार, चेतन डेमला, मोहनलाल पोरवाल आदि व्यापारियों ने सुभाष चौक स्थित हनुमान मंदिर पर शपथ ली। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से पुलवामा में घटनाक्रम किया, निर्दोष लोगों को मारने के बाद जो स्थितियां बनी, उसमें पाकिस्तान का साथ देने के लिए चाइना खड़ा हुआ। चाइना भी निश्चित तौर पे हमारा दुश्मन ही है। चाइना के खिलाफ हमने एक आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की अभियान को शुरू किया है। इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने 600 व्यापारियों की सहमति लेकर चाइना बांग्लादेश का कपड़ा नहीं बेचेंगे और जो बेचेगा उस पर 1,11,111 रुपए का आर्थिक दंड रखा है। ये राशि अगर दंड की हमें आएगी तो वो राशि सीधे सेना को समर्पित की जाएगी। भारत में भारत के विरोधियों की कमर तोड़ने के लिए हम अपने फ्रंट पे ये काम करेंगे। ये सेना अपना काम कर रही है, सेना ने हमारी रक्षा की है, सेना हमारी मजबूत है, भारत मजबूत है। भारत का 140 करोड़ भारतीय नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा दिखा है और हम सब लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे देश में हमारे देश के खिलाफ खड़ा होगा उसको नेस्तनाबूद करने के लिए हर मोर्चे पे हम काम करेंगे। हमने ये प्रयास किया है, अभी इस प्रयास को भारत के अन्य शहरों से समर्थन मिलना शुरू हुआ है। हमें सुबह से कई सारी संस्थाओं के फोन आने लगे हैं। हमने आज सुबह 80 डिस्ट्रीब्यूटरों को एक मेल कर दिया है। उस मेल में उनको हिदायत दे दी गई है कि चाइना और बांग्लादेश का कपड़ा हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, हमारे रिटेलर या सप्लायर को दिया है तो हम उस पर कानूनन कार्रवाई की भी स्थिति बनाएंगे और आपका आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमारे इस फैसले में आप सहमत हो जाएं और चाइना और बांग्लादेश का हमारे इस देश में कारोबार न करें। ये लोग है हिंदुस्तानी लेकिन चाइना में बैठे हैं, इसलिए हमने उनसे सीधे आग्रह वाला मेल भेजा है। उसमें ये चेतावनी भी है कि अगर आपने काम किया तो पैसा नहीं है। हम भारत में चाइना की आर्थिक कमर को तोड़ना चाहते हैं। हमारा मकसद सीधा है, चाइना घुटने के बल टेक जाए, चाइना को एहसास हो जाए कि ये भारत है, भारत में आंख दिखाना और भारत के दुश्मनों का साथ देना कितना महंगा होता है। अक्षय जैन, अध्यक्ष इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन।